हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ 26 जनवरी। तो आज 26 जनवरी है। आज है हमारा रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को गुजराती और हिंदी में कहते हैं प्रजासत्ताक दिन। रिपब्लिक डे का मतलब क्या है, क्यों हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और कब से इफेक्ट में आया, वो तो हमें ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि 1950 को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे शुरू हुआ। तो पहला रिपब्लिक डे हमारा कब था? 26 जनवरी 1950। हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को सबसे पहली बार आफ्टर द 3 years ऑफ इंडिपेंडेंस, 3 साल हुए थे आज़ादी के, तो 3 साल बाद हमें लगा कि भाई अभी हमारा देश अगर हमें चलाना है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कि कोई ना कोई तो नियम होने ही चाहिए। तो उस नियम को लाने में हमें 3 साल लगे और वो बहुत ही बढ़िया 3 साल का समय था, क्योंकि बहुत अच्छे नियम हमने बनाए यानी बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाए, भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। तो जो आम्बेडकर थे उन्होंने बहुत मेहनत के बाद, क्योंकि हमारे पास उनसे बेटर कोई पर्सन नहीं था जो ये काम कर सकता था। बहुत सारे लोग थे जो लॉ जानते थे, बहुत सारे लोग थे जो नियम बहुत सारे जानते थे, लेकिन हमारे पास तब नहीं, आज भी अगर हम कोई देखें तो उनसे बेटर कोई हमारे पास पर्सन नहीं था जो ये सारे नियम बना सके, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। उसमें बहुत बड़ी कमिटीज थी, लेकिन वो सभी कमिटीज का हेड जो थे वो थे बाबा साहेब आम्बेडकर। तो बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में सबसे पहले अगर हम जाने तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने शिकागो में से अपना पढ़ाई पूरा किया है। तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, तो शिकागो की बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी है उसमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स निकले जिन्होंने दुनिया के अलग अलग जगह में, अलग अलग देशों में एज ए पॉलिटिशियन सबसे बेहतर पॉलिटिशियंस में से एक आए थे, जो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स थे। तो आज भी हम शिकागो की यूनिवर्सिटी की अगर हम पढ़ाई बात करें तो बहुत अच्छा है। तो एक दिन शिकागो के मैनेजमेंट को लगा कि भाई इतने सारे अच्छे स्टूडेंट्स हमने दिए, इतनी सारी चीजें अगर हमने की है, तो चलो हम हमारी हिस्ट्री में से जानते हैं कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट हमारा कौन सा है, और जो भी कोई बेस्ट स्टूडेंट आएगा उसको हम हमारे पार्क में सेंटर गेट के सामने एक बड़ा सा स्टेच्यू लगवाएंगे। क्लियर? तो उन्होंने 300, 400, 500 साल का अपना जो पूरा हिस्ट्री था उन्होंने निकाला, सभी स्टूडेंट्स का डेटा वेरीफाई किया कि कौन कौन स्टूडेंट्स है, उन्होंने आगे जाके लाइफ में क्या क्या किया। फाइनली जाके शिकागो में उनको एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिनको कह सकते कि भाई इससे बेटर हमें कोई चीज मिली नहीं है। सो ही वाज द फाइनेस्ट स्टूडेंट। फिर उसी स्टूडेंट का उन्होंने वहां पे एक स्टेच्यू बनाया। तो आज भी अगर हम शिकागो में जाए तो उनके पार्क में सेंट्रल फाउंटेन पे ही भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर का बड़ा सा स्टेच्यू है, और उस स्टेच्यू के नीचे लिखा है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। क्या लिखा है? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, कि इससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन पूरी शिकागो की यूनिवर्सिटी में, पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने अगर रिकॉग्नाइज किया तो वो थे भीमराव आम्बेडकर। क्लियर? तो भीमराव आम्बेडकर जो थे उनका ये प्रभाव था शिकागो में। फिर वो इंडिया आए तो तब तो इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि हमें हमारे नियम्स बनाने थे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाना था। तो भीमराव आम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया, हमें बेहतरीन गिफ्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। काफी ऐसे देश होते हैं जिनमें लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जैसे कि नियम सबको पता है, जनरल रूल्स के हिसाब से चलता है, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा हुआ है। क्लियर? बोलने से तो वैसे भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, और किसने बनाया? भीमराव आम्बेडकर ने। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया, तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें काफी सारे चेंजेस भी होते गए। इसमें काफी सारे चेंजेस होते गए, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, इंडिया में पॉपुलेशन हुआ, टेक्नोलॉजी एक्सपांसन हुआ, तो बहुत सारी चीजें चेंज होने लगी। तो अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो चेंज करने की जरूरत थी। तो उस टाइम के जो भी पॉलिटिशियंस थे, हमारा जो पार्लियामेंट था, उन्होंने बिल पास करते गए और चेंज होते गए। रिसेंटली कुछ सालों में आपने न्यूज में सुना होगा कि ट्रिपल तलाक का था, कश्मीर में 35A का जो लॉ था वो निकल गया। क्लियर? 370 निकल गया। फिर तो ऐसे मतलब अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन जिस टाइम पे जिनको जो जो जरूरत थी, जैसे लगा कि पार्लियामेंट को, तो वो चेंज करते गए। हाँ, कुछ ऐसे भी लॉज थे मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं तो जो चेंज नहीं होने चाहिए थे, और वो भी सारे चेंज हो गए हैं। सो नाउ हमें पता चला कि भाई हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करना है और हमारे कंट्री के बारे में हमें थोड़ा सोचना है।
आज तक का जो भी हमारे पेरेंट्स है, जो भी हम अगर कुछ सोचते थे तो हम हमारे बारे में सोचते थे, हम भूल जाते कि हम कंट्री के बारे में भी सोचना चाहिए। बिकॉज हम क्या कहते हैं उसे, मदर इंडिया। मदर इंडिया यानी हमारी माँ है, तो हमारे माँ के बारे में तो हमें सबसे पहले सोचना है। सो व्हाट इज मदर इंडिया के बारे में हम क्या सोच क्या सकते हैं? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू अबाउट आवर कंट्री इंडिया? तो सबसे पहली चीज इंडिया के बारे में तो अगर हम सोच सकते हैं, लेकिन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी आई थिंक, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन कोट दिया है कि हम हर बार कहते हैं कि भाई हमारे कंट्री में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, क्लियर, और कभी कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। और इसी तरीके से काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम इंडिया के बाहर सेटल होंगे, क्लियर। तो ये सबसे पहली हमारी और सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ कि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। जॉन कैनेडी, आज अगर हम देखें कि बड़े कंट्रीज़ के बारे में सोचो कि अगर आप बोलते हो कि कौन सी लिस्ट में बड़े कंट्रीज़ की लिस्ट एक बनाओ, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला होगा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कोई कंपैरिजन की बात नहीं और वो हो भी नहीं सकती है, लेकिन कुछ मायने में वो हमसे आगे है, तो उसमें से जान सकते हैं कि भाई क्यों उतना आगे। तो मैं मानता हूँ कि ये एक ही कोट है जिन्होंने पूरी अमेरिका की हिस्ट्री चेंज कर दी। जब जॉन एफ कैनेडी उनके प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पहली ही स्पीच में ये बोला था कि 5 साल तक भूल जाओ कि अमेरिका ने आपको क्या दिया है, बस ये अपने आप को पूछते रहो कि आपने अपने देश को क्या दिया। तो हम भी बोलते कि इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इंडिया ये नहीं दे सकता हमें, कि हमारा कंट्री ऐसा वैसा तैसा, जैसा तैसा कुछ भी हो, जिस थाली में खाते हैं उसमें थूकते नहीं है। तो एक ही चीज है कि 5 साल 10 साल तक आप भूल जाओ कि भाई इंडिया आपके लिए क्या कर रहा है। सिर्फ यही सवाल हर रोज पूछो कि आप इंडिया के लिए क्या कर रहे हो, क्या हम सही कर रहे हैं? बाहर जाके हमें थूकना और फिर बोलते कि रोड खराब है, बाहर जाके कोई भी चीज कचरा वचरा फेंकना और करते ये है। स्टूडेंट्स के लिए बोले तो एग्जाम में चीटिंग करना और बोलना एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। तो क्या आप सही हो तो आप किसी और के ऊपर कह सकते हो? तो 5 साल 10 साल तक आपको भूल जाना है कि ये सारी चीजें आपको क्या मिला है, आपको जो मिला है क्या आप वो रिटर्न कर रहे हो, क्या उतनी ईमानदारी आप दिखा रहे हो कोई भी काम करने में। नाउ सेकेंड थिंग कि इस तरीके से क्या बदलाव आएगा? हाँ, तो उस बदलाव की शुरुआत जरूर होगी। अगर बदलाव, आई एम श्योर कि 110% बदलाव आएगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो बदलाव की शुरुआत तो जरूर हो जाएगी। दूसरा, जैसे हमारे पेरेंट्स और हम सोचते हैं कि हमारा करियर क्या होना चाहिए, तो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, डांसर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है। तो अभी तो आप लोगों के मतलब अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो यूट्यूब में वीडियोस बनाते रहते हो, व्लॉग्स बना रहते हो, ऐसे ही कुछ हो वीडियोस, इंस्टाग्राम, फेसबुक उसमें भी चलाते रहते हो, तो ये भी आपका एक अलग सा करियर ऑप्शन निकल आया है। सो ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, लेकिन एक और करियर और वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है जो हम भूल जाते हैं। वो जनरली कब होता है? जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम उनको गालियां देते हैं, वैसा करियर ऑप्शन है। कौन सा ऐसा होगा जो हम बड़े होकर इनको गालियां देते हैं? तो ऑब्वियसली वो होगा पॉलिटिक्स, क्लियर। तो बचपन से जो अभी आपकी सोच है उसी में एक सोच डालनी है। वैसे मैं साइंस फील्ड से हूँ तो बोलना नहीं चाहिए कि साइंस के अलावा कुछ लो, लेकिन फिर भी अगर हम बोले तो एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ, नॉट एज अ साइंस स्टूडेंट और ए साइंस फील्ड पर्सन, बट अगर हम टीचर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई अगर मैं बेस्ट ऑप्शन दे सकता हूँ तो वो है इंडियन पॉलिटिक्स। क्या पहले से ही तय करो कि जैसे हम तय करते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कौन सा इंजीनियर बनूंगा वो तो बात की बात है, डॉक्टर बनूंगा, कौन सा डॉक्टर बनोगे वो बात की बात है, क्लियर। लेकिन आप पॉलिटिक्स में जाओगे, अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हो तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें सही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो अभी आपके हाथ में है। अगर आज हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, कौन लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं? जिनके पहले से ही फादर्स, ब्रदर्स, मामा, फूबा, कोई ना कोई पहले से ही पॉलिटिक्स में होते हैं। तो अगर आप पॉलिटिक्स को एज ए करियर ऑप्शन चूज करते हो तभी जाके ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। नाउ क्यों पॉलिटिक्स? बिकॉज इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द होल वर्ल्ड। इंडिया से यंग देश कोई दूसरा नहीं है। उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं, हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो हम ओल्डेस्ट कंट्री है, हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। कि हाँ, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, वो अपने हिसाब से बोलते हैं कि भाई मेसोपोटामिया था, इजिप्ट थे, लेकिन क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज नॉट विलिंग टू पुट द एशियन कंट्री अहेड ऑफ देम। उनको कभी करना ही नहीं है कि हम कोई भी एशियन कंट्री को आगे रखें।
क्लियर? वो इंडिया की बात नहीं, वो इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, कोई भी हो, एशियन कंट्री को आगे आने दे सकते नहीं है। तो उसी सोच में कभी कभार हमारी सोच भी चेंज हो जाती है और हम समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर तो बहुत अच्छा है, तो वेस्टर्न कल्चर से दूर रहना है थोड़ा। नाउ बात कर रहे थे हम इंडिया की, तो हम यंगेस्ट नेशन है। मोर देन 60% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन, मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यंग पीपल्स की है। जैसे कि हमारे जैसे लोग, तो हम यंग पीपल्स में आते हैं ना, वो चिल्ड्रन है ना वो एल्डर्स है, वो यंग नेशन में, यानी वो जो काम कर सकते हैं पूरे जोश और शोर से काम कर सकते हैं। तो अगर ये जो यंग पीपल है उनके दिमाग में कभी पॉलिटिक्स आता नहीं है। पॉलिटिक्स आता भी तो है कब, जब उनको कोई काम करने से फुर्सत मिलती है तब। समझ में आया? तो पॉलिटिक्स अगर हम बेटर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो ऑब्वियसली हम हमारे सराउंडिंग्स की चेंजेस ला सकते हैं, हमारे सिटी को, हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को ज़रूर बदल सकते हैं। नाउ मैंने आपको बोला तो सही है, तो मेरे व्यूज़ है कि जो आपको करने चाहिए, लेकिन ये करने के टाइम पे अगर कोई पहुंच भी जाता है तो भूल जाता है कि करना क्या है। क्लियर? पेड़ को बड़ा होना है, कोई भी ट्री है तो उसको बड़ा तो होना ही है। तो ये ट्री बड़ा कब हो सकता है? उसको आसमान छूना है। ट्री को इतना बड़ा होना है कि उसको आसमान छूना है और आसमान को झुकाना है, तो ये इतना हार्ड काम है। लेकिन ये ट्री पहुंच नहीं पाता है ऊपर तक, जितना उसको ऊपर तक जाना चाहिए। जैसे हम सोच लेते कि कर लेंगे, तो ये हम कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वो ट्री जो है वो उड़ना चाहता है तो ऊपर तक पहुंच जाता है, नीचे अपने रूट्स को छोड़ देता है। अगर रूट्स बाहर चले आएंगे, अगर ट्री है उसके रूट्स को छोड़ देगा तो बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सिमिलरली हम आगे जरूर बढ़ेंगे, कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इनफैक्ट पॉलिटिशियन बनो, लेकिन अपने रूट्स को भूल जाओगे, कि अपने कल्चर को भूल जाओगे, तो फिर आप गलत दिशा में चले जाओगे। जैसे आज मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो साइंस में अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैंने आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखा दिया, कोई भी समाव मैंने आपको कोई नई चीज़ें सिखा दी, आपने उसमें से बम बनाना सीख लिया, जो एक फाइनेस्ट टेक्नोलॉजीज में आता है कि भाई हम बम बना सकते हैं, एटम बम बनाया या तो फिर कोई दूसरा बम बनाया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि वो फोड़ना कब है, तो आप टेररिस्ट बनोगे। समझ में आ रहा है कि रूट्स का होना और नहीं होना, कल्चर के साथ जुड़े रहना और नहीं जुड़े रहने में क्या फर्क है। इसलिए मैंने बोला कि वेस्टर्न कल्चर से दूर रहो। हमारा इंडियन कल्चर वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चर है। आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में योगा डे आ रहा है, तो योगा किसने दिया? इंडिया ने दिया। आज कंप्यूटर में जो बेसिक लैंग्वेज जो बन रही है वो संस्कृत की बन रही है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। आप सर्च करो, गूगल करो, स्मार्ट हो गए हो, सारे इंटरनेट यूज करते रहते हो। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया का है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया का है। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें अगर हमारे पास है, फाइनेस्ट आर्किटेक्ट्स थे। अगर साउथ में आप जाओ तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में तो जो भी एक्सकवेशन हुए ब्रिटिशर्स थे उसके पहले जो भी लोग आए तो उन्होंने मंदिर तोड़ दिए। तो आज इंटेक्ट जो हमारे टेम्पल्स है जो कहाँ पे है? साउथ इंडिया में। आप जाओ उनका आर्किटेक्ट देखो, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट्स थे हमारे पास। साइंस हमारे पास था, आर्किटेक्ट हमारे पास था। तो आज भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन विदाउट कल्चर अगर हम बढ़ेंगे तो वो टेररिस्ट जैसा हालत हो जाएगा। बम बनाना तो सीख जाओगे, लेकिन फोड़ना कब है ना वो नहीं समझ पाओगे। समझ में आ रहा है कि टेररिस्ट क्या होते हैं? वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स होते हैं कुछ टेररिस्ट। तो अगर आप देखो, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, बम भी बना लेते, लेकिन फोड़ते कहाँ पे? वो तो बेवकूफ वो पता होना चाहिए ना। तो यही एक सिंपल सा है कि अगर आप सही से कल्चर से नहीं जुड़ोगे तो ये चीज छोड़ दोगे। क्लियर? अगर हम कुछ वेल नोन पर्सन्स की बात करें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, जैसे भीमराव आम्बेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके पास हजारों लाखों करोड़ों मौके थे जो बाहर रह सकते थे। जैसे भीमराव आम्बेडकर का हम नहीं बोला कि वो बाहर शिकागो में पढ़े थे तो वहीं पे सेटल हो सकते थे। जैसे आज बच्चे जाते बाहर पढ़ाई करने, वहीं पे सेटल हो जाते, जो सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको रूट्स को छोड़ के जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर आएगी, लेकिन वो वापस मतलब अपनी सही जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर? क्योंकि रूट्स के बिना आप एक बार जंप कर सकते हो, वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप अकेले हो जाओगे, यहाँ पे पूरा फैमिली छूट जाएगा, पूरा इंडियन सोसाइटी छूट जाएगा, तो आप जब अकेले होंगे तो बहुत एंजॉय कर सकते हो। आप अकेले होंगे तो बहुत
एंजॉय कर सकते हो, लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते। सेलिब्रेशन करना है तो सबका साथ ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप अकेले हो तो बहुत स्पीड से चल सकते हो, अगर आपको तेज़ी से चलना है तो अकेले चलना है, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है, लंबा चलना है, तो किसी के साथ चलना है। समझ में आया? अगर किसी का कंपनी नहीं होगा तो आप दूर तक नहीं चल सकते। अकेले होंगे तो स्पीड में चल सकते हो, लेकिन दूर तक चलना है तो कोई साथ में चाहिए। सो दैट आर अवर कल्चर, दैट इज अवर रूट्स। अगर उसको छोड़ोगे और फिर अगर आगे बढ़ोगे तो नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। ये जो सारे हमने भी नाम बोले, एपीजे अब्दुल कलाम थे, भीमराव अंबेडकर थे, उनके पास सारे मौके थे। एपीजे अब्दुल कलाम को हर 15 दिन में नासा बुलाता था, बिकॉज ही इज द फाइनेस्ट ब्रेन इन अवर इंडिया। तो उनको हर 15 साल में नासा का ऑफर आता था, नहीं गए। इसीलिए आज इंडिया एटॉमिक पावर है, इंडिया के पास एटम बॉम्ब्स है तो उन्हीं की वजह से। मतलब सिर्फ उनका अकेले का रोल नहीं था, क्योंकि हम दूसरे लोगों को भी उनका क्रेडिट देंगे, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो शायद नहीं होता, क्योंकि उनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये जो सारे लोग हैं जिसकी वजह से हम आज बहुत प्राउड लेते हैं कि हाँ एपीजे अब्दुल कलाम हमारे कंट्री के, भीमराव अंबेडकर हमारे कंट्री में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इतने राजाओं ने नहीं कर सका वो उन सबको एक साथ करके आए। आज किसी की पेंसिल मांग लो तो वो सामने लड़ने लगता है, तो सबके राजाओं का पूरा किंगडम मांग लोगे तो क्या राजा नहीं बोलेंगे कुछ? जिनके बाप दादा से वो चलता आ रहा है उनसे अगर आप अपना किंगडम मांगोगे तो क्या कुछ नहीं बोलेंगे? दे देंगे आराम से, उन्होंने वो काम कर लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आज जो गांधी जी है जिसकी वजह से हम इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, क्लियर। शहीद भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने अपनी जान दे दे के इंडिया को आज़ाद करवाया। और आज जिस चीज़ की कदर हम करते नहीं है उसमें आपकी गलती मैं नहीं मानता। हाँ, थोड़ी सोच की गलती है, लेकिन आपकी गलती, आपको गलत नहीं मानता मैं। आपकी सोच कभी कभार गलत होती है, क्योंकि हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ से थोड़ा दूर रहना है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट करोगे, हमारे कल्चर से जुड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा रीडिंग इंप्रूव करो, अच्छे से बुक्स आप रीड कर सकते हो, खुद से सीखोगे, मेरा सुन के नहीं, खुद से अगर कोई चीज़ सीखोगे तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने बोली है, आप खुद सोचो इसमें से क्या लेने लायक था, क्या सही था, क्या गलत था। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसको लंबा करेंगे तो वापस आप सो जाओगे, तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पे छोड़ देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।